संदेश झूठ से हटके। लगता है जो साउथ की स्थिति है वही सबसे कहे की पॉइंट है, जिस की पॉइंट पर आप ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये 400 पार है या फिर इसका कोई आधार नहीं है। तो ये इसका कोई आधार नहीं है। जो मैं अगर यहाँ बैठ के अगर बोल रहा हूँ, मैं बेंगलोर में अभी हूँ और लगातार इधर जो है कर्नाटक, तमिलनाडु को भी मैं अभी भ्रमण किया। तो ये जो पूरे हालात इधर दिखाई दे रहे हैं और जो बीजेपी की पोजीशनिंग जो दिख रही है, उसमें कहीं से कहीं नहीं ये आधार दिखाई दे रहा है कि 400 पार हो जाएगी बीजेपी। उसकी देखिए एक वजह है, टोटल अगर सीटों की बात करें हम तो 129 सीटें हैं इधर साउथ के राज्यों में, और उसमें पिछली मर्तबा जो है वो बीजेपी उसमें से जो है आप समझ लें कि 29 सीटें ले गई थी निकाल के, जिसमें 25 सीटें लगभग उसकी कर्नाटक से थी। तो अब उसके बाद क्या 2019 के बाद 2024 भी वही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हालात और हालत दोनों बदल चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए सरकार कर्नाटक में बदल गई, सिद्धारमैया की कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। जिस गारंटी का शोर मचाकर मोदी सारे सभा मंचों पर धूम मचाए रहते हैं, तो वो गारंटी यहाँ अभी फिलहाल जो पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और सिद्धारमैया ने जो अपने चुनावी भाषणों में किया था और सरकार बनने के बाद उसको पूरा किया, वो गारंटी फिलहाल अभी जो है स्टैंड कर रही है, वो खड़ी है, गिरी नहीं है अभी। तो अभी तो उसी के भरोसे लोग हैं। और महिला वोटरों की एक बड़ी तादाद है जो जिनको फ्री पास किया हुआ है बस में, जिसमें लोअर मिडिल क्लास की महिलाओं की बड़ी तादाद है जो वोटर हैं, जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये गरीबों के वोट से हम जीते हैं। तो वो गरीबों का वोट जो है सॉलिड दिखाई दे रहा है इस बार भी। दूसरी बात ये है कि 29 सीटें अगर जीती थी बीजेपी ने पिछली मर्तबा, तो आप अब ये सोचे कि उसमें कर्नाटक की जो 25 सीटें हैं, क्या 25 सीटें निकाल पाएगी वो? ये बिल्कुल सीधा सवाल है। और मुझे लग रहा है कि सरकार रहते वो 25 सीटें निकाल पाई थी, तो सरकार नहीं रहने के बाद तो ऐसे ही मुश्किल होती है, इसलिए कि वोट मैनेजमेंट के मामले में भाजपा जिस तरह से कुशल कारीगर है, कहिए कि वो कारीगरी जो चंडीगढ़ में भी दिखाई दिया, तो उस आधार पर वो कारीगरी की गुंजाइश बहुत बचेगी नहीं। तो इस आधार पर तो एक वैसे टेक्निकली मान लीजिए कि सीटें कम हो रही। दूसरी बात मैंने कहा कि अभी ताजा तरीन कांग्रेस की सरकार है, और जो कांग्रेस की सरकार में खास तौर पर सामाजिक सद्भाव के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बड़े इत्मीनान से यहाँ एक माहौल है पूरे कर्नाटक में, और वो माहौल जो है कहीं ना कहीं सेकुलर पॉलिटिक्स को फिलहाल सूट करता है। तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। तीसरी बात यह है कि मुझे लग रहा है कि एक आधार इसलिए भी ये 400 का कोई नहीं बन रहा है कि देखिए तमिलनाडु का सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सीटों की संख्या वो 39 है, और 39 सीटों में कांग्रेस जो है शून्य पर रही है। तो शून्य पर रही है, तो 400 पार 303 में अगर जोड़ेंगे तो कहां से जोड़ेंगे? तो इसलिए मोदी को एक हिस्सा दक्षिण बिहार में तमिलनाडु नजर आ रहा है, इसीलिए उन्होंने तमिलनाडु से अपने दौरों का भी आगाज किया, चुनावी दौरों का। और अभी जो है 2 दिन पहले जो है फिर उनका दौरा हुआ था, चुनावी दौरा, और कोयम्बटूर में रोड शो किया उन्होंने। मैं भी कोयम्बटूर के पास था उस समय, हालांकि कोयम्बटूर में नहीं था, मैं कुन्नूर में था। तो उस तरीके से क्या हुआ कि उस रोड शो में उन्होंने वो सारे संवेदनशील सवाल उठाए जो हिंदू वोटों को आकर्षित करते हैं। लेकिन मुश्किल है मोदी जी के लिए या बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में। वो मुश्किल क्या है कि यहाँ अभी उस तरीके से उत्तर भारत या फिर यूपी की तरह या फिर राम मंदिर जैसा कोई एजेंडा प्राण प्रतिष्ठा का, वो यहाँ पर उस तरह से भारी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये सामाजिक नवजागरण का ये पूरा क्षेत्र रहा है और सामाजिक क्रांति का क्षेत्र रहा है, ये पेरियार की भूमि रही है। तो उस आधार पर वो चेतना ऐसी है अभी भी जो कि इनके बीजेपी के धार्मिक उन्माद को काउंटर कर रही है। इसलिए मोदी ने कोयम्बटूर की सभा में जो इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की हिंदू वोटों को आकर्षित करने के लिए, उस पर कोई न तो बहुत तालियां बजी न थालियां बजी। तो ये है कि बीजेपी की जो समर्थक
बैठे हुए थे या फिर रोड शो में चल रहे थे, तो उन्होंने जरूर इस पर जो है हुंकारे भरे। तो एक ये स्थिति है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत के राज्य आज भी रोजी रोजगार, विज्ञान, विकास, इन सब सवालों पर सोच रहे हैं। और आप देखें, मैं तो बिहार फिर रहा हूं और बिहार फिर जाऊंगा अभी 21 तारीख के बाद मेरा बिहार का दौरा है। लेकिन देखिए, विकास का काम भी जो इधर दिखाई दे रहा है, तो किस विकास के आधार पर वोट, अगर विकास पुरुष अपने का के मोदी मांगते हैं तो उसका भी काउंटर हो जा रहा है। भ्रष्टाचार का एक जो सवाल है जिस पर वो 400 पार होने की सोच रहे हैं, तो आप देखें कि भ्रष्टाचार पर भी काउंटर हो रहे हैं लगातार मोदी और बीजेपी। इसलिए कि भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने खुद जिस तरीके से बीजेपी ने भ्रष्टाचार की छतरी बनने का काम किया है और सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया है, और विपक्ष जिस तरीके से लगातार इसको काउंटर कर रहा है, तो ये मुद्दा भी टिक नहीं रहा है। और कर्नाटक के पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को कांग्रेस ने भी इसी आधार पर हराया था, 40% सरकारा का नारा देकर के, कि 40% कमीशन। और अब तो है कि चंदा चोर सरकार, ये चल रहा है यहाँ पर। तो अब ये जो चल रहा है, तो ये चीजें अपने ढंग से असर डालेंगी। और अगर तमिलनाडु के 39 सीटों पर मोदी फोकस इसीलिए कर रहे हैं कि 39 सीटें उनको एक मुश्त दिखाई दे रही है। लेकिन स्टालिन जो है, और उदय स्टालिन के जो बयान हैं, जो उन्होंने नीचे तक, ग्राउंड जीरो तक जो अपने वोटरों को जगाया है, चाहे उसको कोई भी कह ले, एथिकल बयान कह ले या जो भी कह ले, लेकिन मैं तो कहूंगा कि वो सामाजिक जागरण के बयान है। तो उस आधार पर ये सारे वोटर जो हैं, आपको लगता है कि तमिलनाडु जो है 39 सीटों में एक मुश्त निकाल करके 39 में बिहार की तरह, पिछले 2019 की तरह 38 सीटें दे देगा? नहीं देगा। तो इसलिए अगर वो नहीं देगा, यहीं पर गिर जा रहा है 400 पार का कोई नहीं आधार जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल कोई आधार नहीं है। दूसरी बात अब आ जाइए कि तो तमिलनाडु में भी उन्होंने तब एक कोशिश की है, जयललिता से जुड़ी हुई जो पार्टियां रही, जो कई संगठन रहे हैं, कई घटक दल रहे हैं, तो उनसे इन्होंने एक गठबंधन की कोशिश की है। तो अगर 303 बीजेपी ने पिछली दफा लाया था और ये कह रहे हैं कि 370 पार अकेले और 400 पार गठबंधन एनडीए, तो 370 अगर पार है तो फिर तमिलनाडु में ये 6 संगठनों से, 6 अलग अलग राजनीतिक गुटों से फिर गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ गई मोदी को। उसी तरह से कर्नाटका में जेडीएस, जिसको एक सीट 2019 में मिली थी, और इस बार जो है उस एक सीट पर 3 सीटें जो जेडीएस को देकर के गठबंधन बनाया नरेंद्र मोदी ने, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। तो मुझे तो लग रहा है कि 400 पार तो छोड़िए, 370 पार जो इनकी अपनी पार्टी है वही नहीं होगी, तो फिर एनडीए दलों में जो है, तो फिर बीजेपी के पास के अलावे जो है दल बचते कौन है? नहीं, इस बार उनके साथ अकाली दल जैसी बड़ी पार्टी है, उनके पास एक नीतीश कुमार आए हैं जेडीयू के, जो छोड़ के चले गए थे, शिवसेना नहीं है उनके पास। तो जो बड़े पार्टियों के घटक दल थे जो एनडीए बनाते थे, उन एनडीए दलों में नीतीश कुमार आए तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद भी पंचर स्थिति में है बिहार में, और अल बल कुछ भी बोल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि पिछली दफा उन्होंने मोदी के 400 पार का खुद ही पता नहीं उपहास उड़ाया कि उनका जो कुछ डॉक्टर्स बताते हैं कि कुछ उनका मेडिकल प्रॉब्लम हो गया मस्तिष्क का, तो इसलिए उन्होंने 4000 सांसदों को खड़ा कर दिया मोदी के साथ, या फिर जानबूझकर ऐसा कहा। तो ये स्थिति है। तो अब उनके घटक दल इस तरीके के हैं, अगर आ भी गए हैं तो फिर बावले जैसे बयान दे रहे हैं। तो ये एक कुल मिला के जो स्थिति है, तो मुझे लग रहा है कि ये 400 पार होने कैसे जा रहा है। बिहार में चक्का फंसा हुआ है, चिराग पासवान की पार्टी, जेडीयू और बीजेपी, ये 3 बड़ी पार्टियां हैं वहां एनडीए की। इन तीनों बड़े पार्टियों में आपसी खींचतान ऐसी है कि मुझे तो सबसे बड़ा डाउट यही है, सुबह यही है कि वो वोट ट्रांसफर शायद इनका हो पाएगा या नहीं। इसलिए कि बीजेपी जो है वो अंदर से अभी भी चाह रही है कि नीतीश कुमार को खत्म किया जाए, और उसी तरह नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को खत्म किया जाए।
क्योंकि चिराग पासवान ने उनके दिल में, उनके कलेजे में ऐसा दर्द दिया था कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उनको 42 सीटों पर समेट दिया था जेडीयू को, और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। तो वो जख्म, वो दर्द आज भी नीतीश नहीं भूले हैं। तो ये एक आपसी खींचतान है। टिकटों का बंटवारा भी जो बिहार में हुआ है वो भी उस तरीके से सामाजिक समीकरण के लिहाज से नहीं हुआ है। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोयरी कुर्मी वोटों का जो प्रतिशत है, और जो नीतीश कुमार कुर्मी से आते हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी कुशवाहा से आते हैं, लेकिन कुशवाहा वोटों को या कुशवाहा टिकट उतने नहीं दिए गए जिस आधार पर उनके प्रदेश अध्यक्ष ने वादे किए थे। उस मुकाबले में आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन ने सीट और टिकट देने के मामले में एक बहुत ही होशियारी से काम किया है। तो इस आधार पर एक मुश्किल है। तो सबसे बड़ा संकट जो खड़ा होगा या दिखने में आ रहा है बिहार में, वो होगा वोट ट्रांसफर का। और वोट ट्रांसफर इसलिए कि ये सारे दल एक दूसरे से इस बीच में लड़ते रहे। बीजेपी ने नीतीश को क्या क्या बुरा भला नहीं कहा। नीतीश कुमार ने और ललन सिंह, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। अभी एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है, नीतीश ललन बाबू का, जिसमें वो कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जो है जंगल राज के प्रतीक नहीं, सामाजिक जागरण का और गरीबों के हक हकूक दिलाने के प्रतीक वाले नेता है। तो इस तरीके से और बीजेपी पर हमला करते थे ललन सिंह। अब वही बीजेपी का वोट वो चाहेंगे कि उनकी पार्टी को मिल जाए। जिस जेडीयू को बीजेपी, अमित शाह बोलते थे कि अब इनके लिए दरवाजे बंद हैं, वो चाहेंगे। और बीजेपी ने अपने लिए तैयार किया, अपना एक बेस वोट तैयार किया। उसका इरादा था इस बार पूरी तरह से लड़ने के लिए और बिहार में अपनी 25 में सरकार बनाने के लिए। तो वो तो फिर नीतीश कुमार घुस गए, एक आक्रांता की तरफ फिर आ गए एनडीए में वो। तो इसको बीजेपी नहीं बर्दाश्त कर रही, बीजेपी के कतारें खास तौर पे। ऐसे में मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी का वोट पूरी तौर पर नीतीश कुमार को मिलेगा कि नहीं। तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो अपनी पलटू मार वाली जो छवि बनाई, तो देखिए नीतीश कुमार एक जेंटलमैन पॉलिटिशियन कहे जाते रहे बिहार में, देश भी इस रूप में उनको लेता रहा। तो एक परसेप्शन जो हमेशा पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखती है, तो छवि के एक नेता थे नीतीश कुमार। वो छवि उनकी ध्वस्त हो चुकी है इस बार, और ध्वस्त होने के कारण ही ऐसा हुआ कि न तो नीतीश कुमार के सभा मंचों में अभी जो चुनाव सभाएं उनकी हो रही है, न नीतीश कुमार उस तरह से परफॉर्म कर पा रहे हैं, न वो जनता को कुछ बता पा रहे हैं, न जनता उनकी सुन रही है। यहाँ तक कि उनके जो सहयोगी दल हैं, घटक दल एनडीए के, वो भी बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो एक नेता कैसे टूटता है, उसका तिलस्म कैसे टूटता है, उसकी मर्यादाएं कैसे टूटती हैं, तो वो उसके उदाहरण है नीतीश कुमार। और इस टूटने के कारण जो है नीतीश कुमार की पार्टी के भी वोट घटेंगे, मुझे लगता है ऐसा। साथ साथ मुझे लगता है कि अगर जेडीयू के वोट घटते हैं और जेडीयू के समर्थन और जेडीयू के वोट बेस को बीजेपी चाह रही थी इस चुनाव में भुनाना, इसलिए उसने नीतीश को लाया, तो फिर अगर वो वोट बेस भी ट्रांसफर नहीं होता है तो अल्टीमेट तो बीजेपी की भी सीटें कम होगी ना। तो ये कुल स्थिति है जो बारीक अगर ग्राउंड जीरो पर आप जाएं तो ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। तो ये तो एक बिहार की बात हो गई, जहां की 40 में से 39 सीटें 2019 में जीतकर एनडीए लाया था। तो उनके जो है वो 400 पार में, तो इस बार 39 नहीं 40 आना चाहिए, कम से कम एक तो बढ़े बिहार में। और उसी तरह तमिलनाडु में जो है 39 सीटों में 39 सीटें तो आए। उसी तरह से फिर आंध्रा में जो है, या फिर आप जगन रेड्डी का चुनाव है, ये जगन रेड्डी में अब वहां जो है, वहां आपको क्या लगता है जगन रेड्डी के आगे फिर क्या मोदी ऐसे परफॉर्म करेंगे या बीजेपी? उलाक दौरा कर रहे हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय से उन्होंने मंदिर घूमा, लेकिन मैंने आपको बताया कि मंदिर यहाँ बहुत नहीं उठ सकता है। यहाँ उठेंगे तो फिर वही सवाल जो उदय स्टालिन उठा दिया करते हैं। तो ये एक स्थिति है। यहाँ जो कर्नाटका में खड़गे और जो उनके बेटे हैं, उनका जो प्रभाव है, जो डिप्टी सीएम शिवराम है उनका जो शिव कुमार है उनका जो प्रभाव है, और जो मैनेजमेंट है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ये सब कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, और इसलिए बीजेपी चिंतित है। और एक सबसे बड़ी बात जो चीज आपको हम बता दें, जो मुझे लगा यहाँ कि
राहुल गांधी की एक होशियारी या फिर कांग्रेस की एक होशियारी इस चुनाव में शायद बहुत काम आएगी, अगर वो उस पर बनी रहती है तो। और वो होशियारी क्या है कि बीजेपी के पिच पर बैटिंग नहीं करना, बीजेपी के इशू पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बहुत फिलोसफिकल होने की जरूरत नहीं है। जनता अपने बुनियादी सवालों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। अगर विपक्ष या फिर कांग्रेस या राहुल गांधी सिर्फ उन सवालों पर बने रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के 400 पार का कोई आधार नहीं है ऐसे भी, और अगर कुछ होगा भी तो वो नहीं बनेगा। एक उसमें जैसे मैंने कहा कि वो पिच पर बैटिंग नहीं करने वाली बात, वायनाड से जो राहुल गांधी का चुनाव लड़ने का जो फैसला हुआ, ये फैसला बहुत अहम फैसला है। और जो दक्षिण भारत की जो बीजेपी है वो बीजेपी इससे बहुत ज्यादा हिली हुई है, इसलिए कि इन लोगों की कोशिश थी कि ललकार करके और स्मृति ईरानी के वार कर करके एक कोशिश थी कि अमेठी से राहुल गांधी लड़े और वायनाड सीट छोड़ दे। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी भूल होती, इसलिए कि ठीक एक समझ लीजिए कि ये उस तरह से विभेद की बात नहीं है, लेकिन देखिए वोटरों के जागरण का सवाल है, वोटर के कॉन्शियस होने का सवाल है, और साथ साथ जो है वो शिक्षा और शिक्षा की एक समझ जो है उसका सवाल है। और उस नाते ये तो मानेंगे ही जिसको उठा दिया जाता है कभी कभी कि उत्तर भारत जो है वो काऊ बेल्ट है, दक्षिण भारत उस मामले में वो काऊ बेल्ट वाली स्थिति नहीं है। दक्षिण भारत के राज्य जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, रोजी रोजगार पर बहस विचार करने वाले, रोजी रोजगार के अपॉर्चुनिटी तलाशने वाले, रोजी रोजगार के उद्योग धंधे खड़े करने वाली सरकारें भी यहाँ काम करती हैं, उसके पीछे वोटर मोबिलाइज रहते हैं। यहाँ जो है उस तरह से सेकुलर पॉलिटिक्स वाले राज्य हैं, तो एक तरह से इस मामले में आप कहेंगे कि थोड़ा विज्ञान सम्मत राज्य हैं ये, और बौद्धिक राज्य हैं दक्षिण के। तो ऐसे में यहाँ जो है बीजेपी के नैरेटिव्स उस तरीके से नहीं चल पा रहे हैं। अभी कोशिश ये हो रही है उसे चलाने की, अगर कांग्रेस बचाकर ले निकल जा रही है इस चुनाव को, ठीक उसी तरह से जैसे 2020 के चुनाव, विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने किया था कि चाहे कोई भी वार हो, कोई मीडिया कोई सवाल करे, कोई उल्टे सीधे सवाल करे, तेजस्वी यादव अपने सवालों पर बने रहते थे। तो ये कांग्रेस अभी और राहुल गांधी अभी तक बने हुए हैं, बीच में थोड़ी सी बयानबाजी में थोड़ी सी लड़खड़ाहट हुई तो आपने देखा कि मोदी ने लपकने की कोशिश की, हालांकि वो चला नहीं, इसलिए कि मोदी खुद ही अपना भरोसा खो चुके हैं। तो मोदी की बात एक ये है, ये 400 पार का, कि देखिए एक तो इसमें ये है कि मोदी के 10 साल जो है ना उसमें वो सारी बातें बोल चुके हैं मोदी, तो अब रिजल्ट उसके क्या क्या हैं, और रिजल्ट जो आम आवाम के रिजल्ट, अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं 370 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो कि ऊपर से निकल जाते हैं मुद्दे, या जिन मुद्दों के कुछ और मकसद होते हैं, या जो मुद्दे जो है वो कहे हाशिए पर पड़े मनुष्य, हाशिए पर पड़े आम आदमी के लिए बहुत मायने नहीं रखते हैं, वो देश के सवाल हो सकते हैं। तो वैसे सवालों पर जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी एक है मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ। इसलिए अब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं तो उस पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, उसको जुमला मान के चल रहे हैं, इसलिए 400 पार इसको एक दंभ के तौर पर इधर देखा जा रहा है। मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, कुछ तमिलनाडु के लोगों के साथ भी और फिर कर्नाटक में, तो लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना कि अब की बार 400 पार और दूसरी बार की कुछ भी हो, माने आएगा तो मोदी ही। तो ये आएगा तो मोदी ही, ये तो कोई एजेंडा नहीं है, ये तो कोई मुद्दा नहीं है, इसमें कोई सपने नहीं है वोटरों के। जो सपना कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लाई है, उन सपनों को भी अभी तक बीजेपी अपने घोषणा पत्र नहीं ला सकी है। तो इन सपनों को अगर वोटर नहीं देख पा रहा है तो फिर ऐसे में वोटर जो है उस तरीके से उत्साहित नहीं है। कोयम्बटूर की भी सभा में, रोड शो में भी उपस्थिति जुटाने की बिल्कुल कोशिश हुई थी, उस रोड शो में भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में जो है भगवाधारी पोशाक में ही लोग ज्यादा नजर आए, आम आवाम की भीड़ कम देखी जा रही थी। तो एक जो बात हो रही है ना कि बीजेपी एक मुश्किल में भी फंसी हुई हमको दिखाई दे रही है, इसलिए उसने 400 पार का नारा दिया है। उसको लग रहा है कि इस बार जो है वो 200 पार होते होते मुश्किल खड़ी होने वाली है।
तो इसलिए क्यों होने वाली है? देखिए, बीजेपी को आप गौर कीजिएगा जोशी जी और हमारे जो विद्वान पैनलिस्ट भी बैठे हुए हैं, कि बीजेपी अभी बहुत कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज इस तौर पर है, मैं तो देख रहा हूं कि उसको मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। कोई मुद्दा जो इस बार 2019 का मुद्दा बन जाए, जैसे 2014 का मुद्दा था कि अब की बार मोदी सरकार 15 लाख रुपए खाते में और क्या क्या तमाम बातें जो थी, और नहीं रहेगा भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, किसानों का होगा कल्याण, अब की बार मोदी सरकार। तो ये सारी चीजें ये देख चुके। अब ये मोदी कहने की भी स्थिति में नहीं है, या बीजेपी, कि अब की बार किसानों का कल्याण ले आइए फिर मोदी सरकार। इसलिए किसानों पर ड्रोन से हमले करते हुए और बम बरसाते हुए, अश्रु गैस के गोले छोड़ते हुए और गोलियां चलाते हुए अभी हाल फिलहाल पूरे देश ने देखा है। तो ये एक स्थिति है। ऐसे में जो सबसे कमजोर फील कर रही है बीजेपी, मेरा मानना है उसका शीर्ष नेतृत्व, इवन जो है उनके स्वयंभू चाणक्य अमित शाह, तो वो वजह है कि कोई वैसा मुद्दा मिल नहीं रहा है, पुलवामा मिल नहीं रहा है, पाकिस्तान गायब हो चुका है पूरे राजनीतिक मतलब उनके शब्दावलियों से, इसलिए कि पाकिस्तान अपने आप को बर्बाद कर चुका है। तो अब पाकिस्तान से वोट मिलेगा नहीं। तो अब है कि वो पाकिस्तान नहीं है, पुलवामा नहीं है, वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, तो क्या है भाई? तो कुछ वैसा है नहीं। महंगाई आपने लाद दी, बेरोजगारी आपने खत्म नहीं की, रोजगार आपने दिए नहीं, 2 करोड़ रोजगार का वादा पूरे नहीं किए, तो इसलिए नोटबंदी आपका फ्लॉप हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नोटबंदी गलत था। आप इलेक्टोरल बॉन्ड को ले आए, भ्रष्टाचार पर आप लड़ नहीं सकते हैं। तो इनके मुद्दे जो है विपक्ष काउंटर कर दे रहा है, और विपक्ष काउंटर करे या न करे, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जोशी जी, मेरा मानना है कि जो कि जनता तक चले जाते हैं, विपक्ष उसे ले जाए या न ले जाए। मेरा मानना है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, ये चंदे का धंधा, चंदा चोर सरकार, ये मुद्दा कहीं ना कहीं जनता तक, अंदर तक ये फीलिंग के स्तर पर आ चुका है, और इसलिए मोदी का ये संकट बढ़ा हुआ है, जिसके चलते ये बार बार उनका जुमला 400 पार। लेकिन एक चीज और देखें कि जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये क्या ये कौन सा भाई एजेंडा है, इसमें क्या है, तो फिर उनको ये धीरे धीरे, मेरा मानना है कि इससे वोट जो बीजेपी के खराब होंगे। ये जो दम्भ है ना, अब की बार 400 पार, या फिर जो है आएगा तो मोदी ही, ये तो रंगबाजी है, ये राजनीतिक गुंडागर्दी इसको कहते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र का कोई भी नेता ऐसे नहीं बोलेगा कि आएगा तो मोदी ही। अरे कोई बपौती है किसी की? तो ये जो स्थिति है ना, तो जनता इन सब चीजों को लेकर के एनवायर्ड है, और एनवायर्ड है तो फिर उसका रिजल्ट भी चुनाव में देखने को मिलेगा। इसलिए बीजेपी अभी उसके मुद्दे जो फेल हो रहे हैं, तो वो मुद्दों की तलाश कर रही है, और उन मुद्दों में आप देखेंगे घूर फिर करके उसका एक ही मौलिक मुद्दा है, जिस मुद्दे पर वो चाह रही है उतरना। लेकिन दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो मुद्दा शुरू तो हुआ था बड़े हाव भाव में, लेकिन वो मुद्दा भी कमजोर पड़ गया। वो मुद्दा क्या है? वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा है। तो राम मंदिर पर वो लौट कर आ रहे हैं, इसलिए धर्म का सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि राम मंदिर को भुना लिया जाए। लेकिन राम मंदिर आया और गया। एक मुझे लग रहा है कि जिस टाइमिंग को लेकर के, बिना मुहूर्त के और बिना शंकराचार्य के विरोध के बावजूद जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने कर दी, उन्होंने सोचा कि आगे इसका पहले हम किए रहेंगे तो लाभ मिलेगा। मुझे लग रहा है कि टाइम उन्होंने तब खराब कर लिया। अगर बाद में वो करते शायद, तो वो फिर उसका कुछ लाभ मिल भी पाता। तो घूम फिर कर वो वहां आएंगे, मुझे लग रहा है वो धर्म के सवाल पर आएंगे, वो मंदिर के सवाल पर आएंगे, क्योंकि यही एक मुद्दा उनका मौलिक मुद्दा है। लेकिन ये मुद्दा जनता के बाकी जो बुनियादी मुद्दे हैं, और जिन पर राहुल गांधी बने हुए हैं, या फिर कांग्रेस बनी हुई है, या फिर सहयोगी दल उनके, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, तो चाहे यूपी में अखिलेश हो, तो या फिर शिवसेना हो उद्धव ठाकरे की, तो ये जो गठबंधन इंडिया जो है, ये मुद्दों पर अगर बना रहेगा तो मोदी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और दक्षिण भारत से मुझे नहीं लग रहा है कि 29 सीटें उनको पिछली दफा मिले थी, तो इस बार जो है उनको 100 सीटें मिल जाएंगी या 129 सीटें मिल जाएंगी टोटल की टोटल। मुश्किल तो शायद ये होने वाली है कि 29 सीटें भी मोदी या बीजेपी दक्षिण भारत से बचा पाएगी। अगर ये बचा पाएगी तो एक बेहतर स्थिति होगी, इसलिए कि 19 के चुनाव में इंडिया गठबंधन नहीं था।
जिन कुछ दलों को मिलाकर ही है तो इंडिया गठबंधन है, और है तो एक मुकाबला है, वोट एक जगह एकजुट हो रहे हैं विपक्ष के। तो ये फिर स्थिति नहीं बन रही है। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी अब ये अपना घोषणा पत्र भी जो नहीं सामने लेकर आई है, तो वो मुद्दों की तलाश कर रही है, जिस मुद्दे पर वो विपक्ष की बैटिंग कराए, और विपक्ष जो है वो अगर अपने मुद्दे पर ही बैटिंग करता रहेगा तो यकीन जानिए आपकी पार 400 पार का नहीं है कोई आधार। जी जोशी जी।